हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। तो आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत लेंदी चैप्टर भी है, लेकिन आपके लिए चैप्टर बहुत इजी बन गया क्योंकि ये जितनी भी वीडियोस आएंगी अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वो सब पार्ट्स में आएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का स्टडी मेथड क्या होने वाला है। इस चैनल पे वन शॉट रिवीजन सीरीज़ आपको मिल जाएगी, मिड माइंड मैप मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो टेलीग्राम पे गिवन रहेंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा ऑल टॉपिक इन द ब्रीफ। एकदम क्लैरिटी के साथ आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी इसमें। ऑल चैप्टर आर अवेलेबल इन दिस चैनल। ये जो मेरा चैनल है स्टडीज़ ऑन YTX, इस पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ये आपका प्यारा थैंक यू। तो मैं बोलना चाहूँगा स्टडीज़ ऑन YTX का मतलब है कि बहुत लोग स्टडी करवाते हैं अपने तरीके अलग अलग तरीक़े से, लेकिन मैं डिजिटल वो वाइट बोर्ड पे नहीं करूँगा। मैं अपने से लिख के माइंड मैप बना के आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और वो टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। अब चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये बनाने में मुझको बहुत टाइम लग गया था। पता है ख़राब लग रहा है, न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये इतना प्यारा सा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पूरा माइंड मैप है, क्लियर नहीं होगा। मैं अभी फिर से फ़ोटो क्लिक करके आपको लिंक में डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा यही है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम माइंड मैप शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसको कट कर देते हैं। अब आते हैं एटॉमिक थ्योरी पे। पहले 1808 में आए थे जॉन डाल्टन, 1897 में थॉमसन आए थे, 1911 में आए थे रदरफोर्ड, 1911 में आए थे रदरफोर्ड के बाद आए थे 1911, उसके एक साल बाद ही आए थे बोहर ने अपना अलग मॉडल दिया था, लेकिन उसमें कुछ एरर्स आ गए थे, गलतियाँ थी उसमें भी। अब चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। पहले ये दोनों टॉपिक को ख़त्म करेंगे हम लोग। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई स्पेस ले रहा हो, उसका कुछ मास हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके दूसरे में। एटम जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर होता है। जैसे कि आप लोग कॉपी बुक्स को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, वैसे ही एटम भी रहता है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, जितने भी मैटर हो एटम से बने हुए हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग जॉन डाल्टन पे। जॉन डाल्टन ने क्या बोला? जॉन डाल्टन ने क्या बोला? आगे जॉन डाल्टन पे। जॉन डाल्टन बोले ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सबकी एक आइडेंटिटी होगी, खुद की आइडेंटिटी होगी। ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम, ईच एलिमेंट जितने भी एलिमेंट सबके डिफरेंट एटम होंगे। एटम जो है इंडिविजिबल होंगे। पता है डिविजिबल होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग 9-10 में पढ़ के आए हैं, पता है मुझको। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एटम को ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। एटम कैन इंगेज इन एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पाया जाता है। एटम हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमिया, एटम जो है ग्रीक वर्ड से आया है एटोमिया से, जिसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, जिसको ना तोड़ा जा सकता है ना बांटा जा सकता है। जॉन डाल्टन, एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन, सबको पता है। ही प्रपोज्ड द फेमस एटॉमिक थ्योरी, 1808 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। एटम इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, एटम जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग नैम, मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो एटम होंगे वो अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। लिक्विड की अलग, सॉलिड की अलग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? पहले तो मैं इसकी कहानी बताता हूँ। इन मिड 1850 में एक साइंटिस्ट आए थे जो कि उस टाइम पे पढ़ रहे थे स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में वो पढ़ रहे थे इन पार्टिकली वेकेटेड ट्यूब।
उसका टॉपिक था पार्टिकुलर इवैक्यूएटेड ट्यूब के बारे में पढ़ रहे थे, नोन एज कैथोड में डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में ये पढ़ रहे थे, तो इनके दिमाग में आया कि जॉन डाल्टन ने एटम बताया, लेकिन उसको मतलब कि दिखा नहीं पाया कि एटम है। तो इन्होंने सोचा मैं दिखाऊंगा, तो उन्होंने ये बना दिया अपना एक तो अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया। फिर उसके बाद और भी थ्योरीज आने लगी। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट हर जगह क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज सोर्स यूज़ होता है इसमें, लगा दिया था। इस एक साइड कैथोड लगा दी, एक साइड एनोड लगा दी इन्होंने। फिर उसके बाद कैथोड रे को पास किया, वैक्यूम लगा दिया, डिस्चार्ज ट्यूब लगा दिया। इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने कैसे किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी कुछ। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट आप लोग देख लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुआ था? 1850 में हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? 1850 में होता है। किसने किया था? ये किसी बुक में नहीं देता है, जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दें। जूलियस प्लकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को फाउंड किया था। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स यूज इन एक्सपेरिमेंट, जो ज़रूरी चीज़ें एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुई थी, अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में जानते हैं, तो यूज़ क्या क्या हुआ था बता रहा हूँ मैं। कैथोड रे ट्यूब से 8 मीटर की कैथोड रे ट्यूब ली गई थी, जो ग्लास की बनी हुई थी, ठीक है। कंटेनिंग 2 थिन पीसेस, 2 थिन पीसेस को ले लिया गया था मेटल के, कार्ड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। सील्ड इन उसके अंदर डाल दिया गया था। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू द गैसेट कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने बनाया था, उसको ऑब्जर्व करने में उन्होंने वेरी प्रेशर को लो कर दिया और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। उन्होंने प्रेशर को लो कर दिया और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो जो प्रेशर था उन्होंने उसको इवैक्यूएट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे नीचे इवैक्यूएट करने के लिए बना है, वहाँ से उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया। यहाँ से वह इवैक्यूएट कर दे रहे थे, ठीक है। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, currents start flowing from a stream of particles tube, moving in the tube, in the move, moving in the tube। तो क्या हो रहा था कि जो रेस पास हो रही थी ट्यूब में, ठीक है। वैसे हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया, तो अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टू पॉजिटिव। तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड तो वो जा रही थी कैथोड से एनोड की साइड, वो रेस जा रही थी, ठीक है। तो अब भैया रेस तो दिखती नहीं है, अब कैसे पता करेंगे रेस के बारे में, यही ना। तो उन्होंने पता करने के लिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी गई थी, जिसका फ्लूरोसेंट फॉस्फोरेसेंट था जिंक सल्फाइड, जिससे इधर वो पार्टिकल जब इधर से वो पार्टिकल जा रहा था तो वो शाइन कर रहा था। यहाँ पे ग्रीन कलर का शाइन कर रहा था, रुके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ शाइन कर रहा था, और ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो पूरा अंधेरा था रूम में। अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़, तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़, हमने पढ़ ली इसके बारे में। आगे बात करते हैं इसके चार्ज टू मास रेशियो पे आ जाते हैं। चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है? अब बात करते हैं चार्ज टू मास रेशियो की। चार्ज टू मास रेशियो में पहले हम लोग ये देखेंगे, इसको देखेंगे।
इसका फॉर्मूला होता है E/ma, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.758820 इंटू 10⁻11 CkG। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.758820 इंटू 10⁻11 CkG। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द चार्ज टू मास रेशियो इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मास एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, जुड़ी रहती है मास और इलेक्ट्रिकल चार्ज पे ऑफ एनी गिवन पार्ट, चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो। ठीक है, अब बात करते हैं ये डिपेंड किस पे करता है। ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड सिर्फ तीन चार चीज़ों पे करता है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल फील्ड, और स्ट्रेंथ कितना है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देता हूँ, इसका तो समझ नहीं आया होगा। जैसे कि कोई बच्चा तेज़ दौड़ रहा है तो उसे ज़्यादा लंबे बड़े ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा, और कम दौड़ता है थोड़ा उसे छोटे ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो वही है, जिसकी जितनी हिम्मत होगी वो उतना ही स्ट्रेंथ होगी, वो उतना ही ले पाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वाला थर्ड पोर्शन जो है उसको मत देखिएगा, उसको मत देखिए, बस हम ये बीच वाले को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज टू मास रेशियो हमने देख लिया। अब हम लोग बात इस डायग्राम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस डायग्राम में इस साइड आप लोग देखिएगा कैथोड लगी है, इस साइड एनोड लगी है, और ये मैग्नेटिकल फील्ड है, तो मैग्नेट लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक तो फ्लूरोसेंट स्क्रीन मिल जाएगी, और ये इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिकल फील्ड। ये मैग्नेटिकल फील्ड कहते हैं इसको, मैग्नेटिकल फील्ड होती है ये। उसके बाद ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आप लोग देख लीजिएगा डायग्राम को अच्छे से। मैं आगे अच्छे एकदम क्लियर देने की कोशिश करूँगा। और ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मुझे पता है ये आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं PDF जब बनाऊँगा टेलीग्राम पे जाएगा तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अब मैं पेन का यूज़ नहीं करूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं पेन का यूज़ नहीं करने वाला। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम एंड कंटेन नेगेटिव चार्ज। अब पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज को कंटेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज पता किया है। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट पहले लिख दिया गया, मैंने अच्छे से लिखा है, देख लीजिएगा। चार्ज इसका -1 होता है, मास इसका 9.110 इंटू 10⁻, फिर से बोल रहा हूँ, 9.110 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। 28 ग्राम होता है। अगर पॉजिटिव में पूछा जाए, जितनी भी वैल्यू होगी वो ग्राम में आएगी। ठीक है, पॉजिटिव में पूछा जाए 1.6 इंटू 10⁻19 C, और इसकी वैल्यू आती है 9। पॉजिटिव में मास आता है इसका 9.110 इंटू 10⁻31 G, इस साइड लिखा हुआ है। तो हम लोग आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया हमें, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। इलेक्ट्रॉन ढूंढ दिया गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेता है, इलेक्ट्रॉन
हमेशा नेगेटिव ही कंटेन करेगा, पता चल गया। तो उसके बाद तो गोल्डस्टीन आए थे 1886 में, तो उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। तो बोला कि एक्सचेंज ऑफ गोल्डस्टीन नोटेड अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द कैथोड रे। तो उन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी कैथोड रे में होगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल जो रिफ्लेक्ट कर जा रही थी उनके बारे में उन्होंने बताया था। तो ये देखिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, डायग्राम पे आ जाइए आप लोग। 2 मिनट क्या हो रहा है, ग्लिच हो रहा है, ग्लिच हो रहा है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, बैटरी को ऑपरेट करिएगा प्लीज़, क्योंकि ग्लिच हो रहा है थोड़ा। बैटरी लगी होगी, फिर उसके बाद इन्होंने सेम डायग्राम था बिल्कुल, पहले जो डायग्राम था डिस्चार्ज ट्यूब वैसा ही था, पर इन्होंने यहाँ पे एक तो चैनल बना दिया, यहाँ पे एक तो चैनल बना दिया जिसमें से परफरेटेड कैथोड रेज जा रही होंगी। वैक्यूम भी वही था, कैथोड रे वही था, बैटरी वही था, एनोड रे वही था, ठीक है, सब सेम था, बस चैनल बना दिए जहाँ से पॉजिटिवली जो चैनल से उस साइड जा रही हो पॉजिटिवली चार्ज हो। जो पार्टिकल यहाँ लगाए थे जिंक सल्फाइड का नेगेटिव एनोड साइड, वो अब कैथोड साइड लगा दिए, पता करने के लिए है, मतलब कोई पार्टिकल तो है जिसका नाम इन्होंने प्रोटॉन दे दिया। पार्टिकल मोर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे के अपोजिट साइड डायरेक्शन में जा रहे थे, बिकॉज दे पास थ्रू होल्स, जो चैनल्स मैंने बताया उससे वो पास हो रहे थे, ड्रिल्ड थ्रू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ड्रिल्ड हो रहे थे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, ठीक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रे करते हैं। वीडियो 30 मिनट में आपका एक पार्ट होगा, एक मेरे तरफ से शायद इस वीडियो पे 1 आवर 30 मिनट्स लगा दूँ मैं, बस ज़्यादा वीडियो में नहीं लगेगा। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रे पे जल्दी। अनलाइक कैथोड रे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। दिस आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसेस हैं। जो कैथोड रे है उसमें जो मास है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो डिपेंड करता है नेगेटिव गैस पे वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट इन कैथोड रे, जो प्रेजेंट है कैथोड रे ट्यूब में। दिस आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन, इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन कहेंगे। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट। जो गैस के पार्टिकल्स हैं, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, द गैस ऑफ टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस, ये गैस पे चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करेगा विच दिस ओरिजिन, जो इधर से उधर पास हो रही थी, ओरिजिनेट हो रही थी, उसके बारे में बोल रहा है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, वो कैरी कर रही होगी फंडामेंटल यूनिट को, कोई फंडामेंटल यूनिट होगी उसकी, उस यूनिट से वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पास हो रही है, ठीक है। फिर से द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है वो कैरी कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कैरी कर रहा होगा कुछ करेंट को, फिर वो पास हो रहा होगा, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो ये बिहेवियर इसका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड में या अपोजिट, ये उल्टा ही हो रहा है। टू दैट ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे, जब ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे को तो ये उल्टा ही कुछ हो रहा है, जैसा इन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है was obtained from hydrogen and was called proton। तो ये जो पार्टिकल है हाइड्रोजन का ऑब्टेन किया गया था, ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की गैस इसमें डाली गई थी जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। इसका चार्ज होता है 1+1 और इसके मास होता है 1.6727 × 10⁻⁻24। अब हमें पढ़ना है सिर्फ डिस्कवरी ऑफ, कितना, बस एक पेज और पढ़ना है,
एक पेज और पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। माइंड मैप से क्या सब चीज़ बहुत इजी हो जाती है, कुछ हार्ड नहीं होता, बाकी सब चीज़ें इजी हो जाती है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। बात करते हैं न्यूट्रॉन के बिना किसी देरी के। तो दिया किसने था, किसी को पता है? चैडविक जी ने दिया था इसको, चैडविक जी ने। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड सब अटोमिक दैट सब अटोमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज। ऐसे पार्टिकल उन्होंने ढूंढा जिसमें कोई चार्ज ही नहीं था। एंड मास नियरली इक्वल टू दी ऑफ दी प्रोटॉन। इसका जो मास है वो इक्वल होगा प्रोटॉन के इक्वल है इसका मास। इसका ये वाला बता रहा हूँ, इसका जो मास है वो इक्वल होगा प्रोटॉन के। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। इसका नाम इन्होंने न्यूट्रॉन दे दिया था। इतना सोच समझ के नहीं दिया, बस तो कह दिया भाई ये न्यूट्रॉन है, सबने कह दिया ठीक है न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन है। ठीक है। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। थर्ड थर्ड पॉइंट आ जाता है, इन जनरली अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंट है स्मॉल एन। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मास of an atom is therefore given by the sum of the mass of proton and neutron present in the nucleus। न्यूक्लियस बोल रहा था, सॉरी, न्यूक्लियस। जो मास है एटम का वो गिवन होगा सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, जितना भी सम होगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। न्यूट्रॉन के चार्ज ज़ीरो होता है, सबको पता है। नियरली प्रोटॉन के इक्वल है तो 1.6750 है इसका। हमारे प्रोटॉन का है 1.6727 है, इंटू 10⁻24 G। 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो है वो मास है ऑफ, दिस इज़ अ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉम्स, तो इसमें सिर्फ इतना ही था। बात करते हैं आखिरी टॉपिक हमारा प्यारा सा, थॉमसन जी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में हमें बात करनी है। अब इसमें मैं पेन यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ग्लिच फिर होना शुरू हो गया इतना। इसके बारे में पढ़ेंगे, आप समझ जाइएगा। टॉपिक देख लीजिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिया क्योंकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी आप लोग बता दीजिएगा एटम ख़त्म होने के बाद। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या बोलता है? इन 18 जी बोल इन 1897 द इंग्लिश साइंटिस्ट जे थॉमसन। 1897 में जे थॉमसन आए थे। प्रोवाइड किया था फर्स्ट हिंट दैट, इन्होंने हिंट दिया था दैट एन एटम इज मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्ट। एटम जो है स्मॉलर पार्टिकल से बना। ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम दैट इज सम टाइम कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। एटम वर मेड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से घिरा हुआ है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। जैसे कोई मिठाई है उसके अंदर काजू रहता है ना रखा हुआ है, वैसे ही इन इट लाइक पुडिंग। 9-10 में पढ़ के आया होगा आपने। द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल। जो एटम का होल होगा, एटम का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल होगा। इन 19 कौन अब आ गए? रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, फिर हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म है। रदरफोर्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। इन 1908 द इंग्लिश फिजिसिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड was hard at work
on an experiment that seemed to have little to do with unraveling the mysterious the atomic structure। तो उन्होंने जो रदरफोर्ड थे वो वर्क कर रहे बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे एक एक्सपेरिमेंट पे। जो एक्सपेरिमेंट ये था जो आपको ये दिख रहा होगा, उसमें उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया था जिसकी वैल्यू आई थी P+N। ये फार्मूला बन गया था P+N। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्राम का। तो इन्होंने ना एक तो सोर्स बनाया था रेडियम का, रेडियम का एक सोर्स बनाया था जहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल रे जा रही थी इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन में, जिसमें सारी रेस पास हो रही थी, कुछ डिफ्लेक्ट करके वापस आ जा रही थी। और ये जो फॉइल लगी हुई वो गोल्ड फॉइल है, ये जो फॉइल लगी हुई है ये गोल्ड फॉइल है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। और कुछ रेज वापस आ जा रहे थे। अब इसी के बारे में पढ़ना है जिसके फार्मूला आया था P+N, जिसका फार्मूला आया था हमारा P+N। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड फायरिंग अ stream of tiny positively charged alpha particle at the thin sheet of gold foil। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्वॉल्व फायरिंग स्ट्रीम। इन्होंने एक स्ट्रीम ले ली पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम ले ली इस एक्सपेरिमेंट एट अ थिन शीट, गोल्ड फॉइल की एक थिन शीट ले, इतनी पतली शीट ले ली जिससे रे पास हो सके। वैसे ये बहुत अमीर भी थे तो इनको इन सब के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट वॉज दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफेक्ट बाय द सब अटोमिक पार्टिकल इन गोल्ड एटम। तो कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जा रही थी, सिंस अल्फ़ा पार्टिकल वर मच हैवियर देन प्रोटॉन। जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो मच हैवियर है प्रोटॉन। उन्होंने एक और चीज़ बता दी इसमें कि अल्फ़ा पार्टिकल प्रोटॉन से भी हैवियर है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, इनके पोस्टुलेट के बारे में पढ़ते हैं। इनका पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या था। Postulate of Rutherford model: in his experiment, the alpha particles were made to strike on a thin gold foil। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन हिज एक्सपेरिमेंट द अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल वो स्ट्राइक कर रहा है गोल्ड फॉइल से मे ऑफ सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं, मे ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट। जो अल्फा पार्टिकल पास हुआ था नियरली थ्रू द गोल्ड फॉइल से, सम ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल। तो कुछ पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल पे, बट 1 आउट ऑफ एवरी पार्टिकल अपीयर टू बाउंस बैक। उस हज़ारों पार्टिकल में कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ जा रहा था। क्यों आ रहा था उसके बारे में हमें आगे पता चला, कोई तो चीज़ होगी जिससे वो वापस आ जा रहा है। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर जो स्पेस है वो खाली है, पूरा एकदम खाली है, हमारी दिमाग की तरह खाली है। एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के वो पास हो, बड़े अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह वो पास हो जा रही थी थ्रू अ गोल्ड फॉइल के अंदर से। द पॉजिटिवली चार्ज ऑक्यूपाई अ मिनिमम स्पेस विच इंडिकेट अ वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। तो हज़ारों पार्टिकल, कुछ पार्टिकल ऐसे और डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे। अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कंक्लूजन का देखिए, तीसरा पॉइंट कंक्लूजन का देखिए। अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ अ पार्टिकल वर डाइवर्टेड बाय अ लार्ज एंगल। जो डाइवर्ट हो रही थी वो बड़ी लार्ज एंगल पे। जो स्मॉल प्रपोर्शन वाले पार्टिकल्स हैं वो बड़ी दूर तक जाके डिफ्लेक्ट हो रही थी, उसका एंगल बहुत बड़ा हो रहा था। अब बात करते हैं इसके डिफेक्ट की। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट स्पेसिफाइड बाई हिम। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया था। एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू अनस्टेबल। इन्होंने अनस्टेबल बताया था लेकिन वो स्टेबल होते हैं। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट, इनका जो भी पार्टिकल सर्कुलर अंडरगो एक्सेलरेशन एंड रेडिएट एनर्जी।
अंडरगोज एक्सलेशन में जा रहे थे और रेडिएट एनर्जी में जा रहे, ड्यू टू विद द रिवॉल्विंग पार्टिकल आइडेंटिफाइड बाय रदरफोर्ड। जो रिवॉल्विंग पार्टिकल हैं वो आइडेंटिफाई किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। वॉज अनस्टेबल, जो अनस्टेबल था, एज दे टेंड टू फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। और उन्होंने बोला था कि ये जो इतने भी पार्टिकल फॉल हो जा रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये बात गलत थी। डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो कुछ डुअल कैरेक्टर उन्होंने बताया था, लेकिन बताया तो था लेकिन सही किया था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रल के जो रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल थे वो एमिशन लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो उसकी एमिशन लाइन थी, जो रेस जा रही है, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। सो आज का टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक, प्यारा सा कमेंट और एक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में ऐसे बने रहिएगा। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।